क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन छोटा है बट लॉजिकल है, क्वेश्चन छोटा है बट लॉजिकल है। अगर ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए 5 नंबर 6 नंबर में या 8 नंबर में आपके कन्वेंशनल एग्ज़ाम में, मतलब आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ओके, पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन देखो और ख़ुद से कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, क्या यूज करोगे, कौन सा अप्रोच यूज करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके सोचा होगा। अब देखो, मैं जो अप्रोच बताऊंगा वो आप देखना, और देखना इस अप्रोच को यूज करके इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से मैं सिंप्लीफाई कर पाऊँगा। एक बात ध्यान देना, थोड़ा बोर्ड पे स्क्रीन पे देखना। देखो, मान लिया कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल x है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? x है। आप देख सकते हो ये x पोटेंशियल यहाँ भी आके ऐड हो रहा है और सेम पोटेंशियल यहाँ भी आके क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ये x पोटेंशियल यहाँ भी आके ऐड हो रहा है और सेम पोटेंशियल यहाँ भी आके ऐड हो रहा है। ये सुनो, तो क्यों ना इस फिगर को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँ। ये पोटेंशियल यहाँ पे आके ऐड हो रहा है और सेम पोटेंशियल यहाँ पे आके ऐड हो रहा है। तो इस फिगर को मैं एक अल्टरनेट वे में यहाँ पे बना के आपको दिखा दूंगा। देखो देखो, इस फिगर का इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम मॉडल कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखो, ये आपका G1 है, ओके, ये आपका समिंग पॉइंट है, ये G2 है, और ये आपका आउटपुट है CS। ध्यान देना है, बिल्कुल सिंपल है। इस लॉजिक को समझना है आपको, क्योंकि इस लॉजिक को समझ जाओगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ये प्लस है। अब देखें, ये जो यहाँ पे मैंने माना था x पोटेंशियल, वो आगे इस समिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे एक और समिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ पे समिंग पॉइंट जो है उसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखें, इस समिंग पॉइंट पे ये प्लस है। देखें, ये सेम x पोटेंशियल यहाँ भी आके क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो अभी ये दोनों फिगर बिल्कुल आपको इक्विवेलेंट फील होना चाहिए। कैसे इक्विवेलेंट फील होना चाहिए? आप देखो, एक बार फोकस करो। यहाँ पे पोटेंशियल क्या था? x। ये सेम पोटेंशियल इस समिंग पॉइंट पे भी आके ऐड हो रहा था और सेम पोटेंशियल यहाँ भी आके ऐड हो रहा था। यहाँ भी तो इफेक्ट बिल्कुल सेम है। ये x पोटेंशियल है, ये x पोटेंशियल इस समिंग पॉइंट पे भी आके ऐड हो रहा है और सेम पोटेंशियल इस समिंग पॉइंट पे भी आके ऐड हो रहा है। तो जो इफेक्ट आपको यहाँ दिख रहा है वहीं सेम इफेक्ट इस फिगर में भी आपको दिख रहा है। तो इसी फिगर को मैंने रीड्रॉ कर दिया है बस एक छोटे से लॉजिक के साथ, और लॉजिक यही है कि ये जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे ना, वो सेम पोटेंशियल यहाँ भी ऐड हो रहा है, सेम यहाँ भी ऐड हो रहा है। तो यहाँ भी इफेक्ट आपका क्या है? सेम है। और एक बार अगर ये फिगर आपने बना लिया और आप समझ गए तो फिर आप इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन काफ़ी आसानी से बता सकते हो। तो वीडियो को पॉज करेंगे और सोचेंगे इसका आंसर हम कैसे बता पाएंगे, इसका आंसर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या मिलेगा। ओके, तो देखो, यहाँ देखो, ये आपका G1 है और इसके साथ ये 1 किस में है? पैरेलल में है। देखो, दो ब्लॉक अगर किस में हो? फॉरवर्ड पाथ में हो, तो वो आपस में पैरेलल बनाता है, वो आपस में पैरेलल वाला रूल बनाता है। ओके, तो पहले इन दोनों को क्या कर लेंगे? हम ऐड कर लेंगे। फिर इसके साथ ये किस में है? कैस्केड में है। तो कैस्केड में है तो क्या हो जाएगा साहब? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और फिर ये और ये वाला 1, ये दोनों फॉरवर्ड पाथ में दिख रहा है तो ये फिर पैरेलल बनाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन काफ़ी आसानी से लिख सकते हो। ठीक है ना? ओके, लेकिन आपको सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपने एक मॉडिफिकेशन किया तो एक फिगर बनाया, फिर अब देखो अगला मॉडिफिकेशन करेंगे तो अगला फिगर बनाएंगे। अगला मॉडिफिकेशन क्या होगा? ये पैरेलल में है तो ऐड हो जाएगा। तो देखो, इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, आप ध्यान देना, इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो सेमेस्टर एग्जाम में आपको ऐसे करना होता है, एक एक मॉडिफिकेशन में
एक एक फिगर बनाना होता है। ये हो गया 1 प्लस G1, इसका पूरा ट्रांसफर फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसका पूरा क्या हो गया 1 प्लस G1। क्लियर? ओके, अब देखें इसके बाद G2 किस में है, इसके साथ आप देख सकते हो कैस्केड में आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये आपका ये यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या है साहब, एक समिंग पॉइंट है, आपने बना दिया और यहाँ पे आपने इनपुट दिखा दिया RS। ओके, अब देखो इसके साथ ये समिंग पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे प्लस, ये आगे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और ये आपका आउटपुट है CS। देखो आपने एक मॉडिफिकेशन किया तो फिर एक फिगर बनाया। ये मैं बता रहा हूँ कि सेमेस्टर एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे, तो अब अगला मॉडिफिकेशन क्या होगा, ये दोनों कैस्केड में है तो ये दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब अगला फिगर आपको फिर से बनाना होगा। कैसा होगा अगला फिगर, तो देखें अगला फिगर कैसे बनेगा, तो ध्यान देना, ये ब्लैक, देखें यहाँ पे अगला फिगर कैसे बनेगा, ये दोनों कैस्केड में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस G1 और इसके साथ G2 कैस्केड में है तो मल्टीप्लाई हो गया। ओके, बाकी सारा कहानी सेम, बाकी जो भी दिख रहा है आपको, जो भी समिंग पॉइंट दिख रहा है, जो भी फीडबैक दिख रहा है आपको, एज इट इज फीडबैक नहीं दिख रहा है आपको, बस समिंग पॉइंट दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे ये एक पाथ दिख रहा है जो फॉरवर्ड पाथ का ही हिस्सा है। ओके, जिसका गेन कितना है, 1 है, यूनिटी गेन है। एक वायर अगर आपको दिखे तो उसका गेन 1 होगा, और ये आउटपुट क्या है, CS है। क्लियर, CS है, और ये आपका इनपुट RS है। ओके, अब देखें तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर एक फिगर बनाया। अब क्या करोगे, अब ये ब्लॉक और ये 1 आपस में किस में है, पैरेलल में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अब आप डायरेक्ट ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हो। तो अब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन अगर लिखोगे आप तो क्या होगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ध्यान देना, CS/RS इज इक्वल टू, ओके, क्या होगा, ये और 1 आपस में पैरेलल बना रहा है तो पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है। तो 1 प्लस दिस 1 प्लस G1 इंटू G2, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस G2 प्लस G1 G2। तो ये आपका आंसर मिला, ये आपका क्या मिला साहब, आंसर मिला, ये आपका आंसर मिला, जिसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये आपका आंसर है 1 प्लस G2 प्लस G1 G2। क्लियर? ओके, तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व किया, देखें एक बार, ये आपका क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो आपने पहले इस फिगर को थोड़ा सा लॉजिक यूज करके ऐसे ड्रॉ कर लिया, और एक बार ये ड्रॉ कर लिया तो फिर ये 1 और G1 पैरेलल में दिखा तो इसको आपने क्या किया, यहाँ पे आप देखो ऐड कर लिया। फिर इसके साथ ये कैस्केड में दिख रहा है, इसके साथ ये कैस्केड में दिख रहा है, तो इसके लिए आपने अगला फिगर बनाया जहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। और फिर इसके साथ ये 1 किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है, तो आपने इन दोनों को क्या करा दिया, इन दोनों को ऐड करा दिया, 1 प्लस दिस 1। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखें सेमेस्टर एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कितनी बार फिगर बनाना होगा। देखो पहले तो ये क्वेश्चन वाला फिगर, फिर ये दूसरा फिगर, तीसरा फिगर और ये चौथा फिगर, तब आप आंसर लिख पाएंगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 5 नंबर का है तो 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। क्लियर? ओके, तो ये आपने इतने सारे रूल यूज करके आपने ये बताया। और जब एक फिगर बनाओगे तो कौन सा रूल यूज कर रहे हो, कैस्केड वाला या पैरेलल वाला, या जो भी रूल यूज कर रहे हो उसको आपको सेंटेंस में लिखना भी पड़ेगा कि ये रूल, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, ये था तो फिगर को रिड्रॉ हम ऐसे कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट बना दिया। फिर इससे ये कैसे आपने बनाया, तो आप बोलोगे कि वी नो डैट 1 and G1 इज इन पैरेलल, हैंस इन पैरेलल वी कैन ऐड ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन। ओके, और फिर आप डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करके दिखा दोगे। फिर आप बोलोगे कि 1 प्लस G1 एंड G2 is in cascade, and we know that in cascade the product of
इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन विल बी द रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन। फिर आप ये सेंटेंस में लिखोगे और फिर ये फिगर बना दोगे। तो ऐसे एक एक सेंटेंस कौन सा रूल आप यूज कर रहे हो वो लिखोगे, फिर फिगर बनाओगे, फिर अगला कौन सा रूल यूज कर रहे हो वो लिखोगे, फिर फिगर बनाओगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने बोला था ना फर्स्ट लेक्चर में कि कंट्रोल सिस्टम मान लो अगर 100 मार्क्स का है तो आप अपने सेमेस्टर में 97-98 मार्क्स ला सकते हो आउट ऑफ 100। ओके, मेरे खुद के स्टूडेंट कई सारे मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी में 90, 95, 98 मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं कंट्रोल सिस्टम में। ओके, तो मैं कैसे आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हो वो मैं आपको बीच बीच में बताते रहता हूँ, ठीक है ना। अगर वो आप फॉलो करोगे तो फुल मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे। आप लोग को लगता है कि बस एक एक फिगर बनाते चले जाएं और हमें फुल मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, साथ में आपको सेंटेंस में लिखना भी पड़ेगा कि कौन सा रूल यूज कर रहे हैं तो ये फिगर बन रहा है, फिर कौन सा रूल यूज कर रहे हैं तो ये फिगर बन रहा है, ये आपको करते भी जाना होगा। ओके, ये रूल यूज किया ये फिगर बना, ये रूल यूज किया ये फिगर बना, तो ये आप लोग को पैरेलली करते जाना होगा तब फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपके सामने है, जिसका आंसर आपके सामने है। क्लियर? ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। देखो कई बार होता है कि आप एग्जाम में अपने ब्रेन का लॉजिक यूज नहीं कर पाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कौन सा रूल यूज करें, तो उस केस में आप ब्लॉक डायग्राम मॉडल के इस क्वेश्चन को सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज करके भी आंसर बता सकते हो। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन को कैसे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज करके काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम मॉडल में अगर लॉजिक आपने यूज कर लिया तब तो आप आंसर कर लोगे, लेकिन कई बार लॉजिक आप यूज नहीं कर पाते हो, तो फिर वैसे क्वेश्चन को आप सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू काफ़ी आसानी से कर सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि सिग्नल फ्लो ग्राफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। ओके, चले, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से ही करेंगे, ठीक है। जब हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ लेंगे उसके बाद कुछ ब्लॉक डायग्राम मॉडल वाले क्वेश्चन को भी मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज करके ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा। चलें, अब देखें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बट इसमें अब रूल नंबर 1, 2, 3 के अलावा भी कुछ और रूल यूज करना होगा, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके अपना ब्रेन यूज करो कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सा रूल आप यूज करोगे ताकि इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आप बता पाओगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप सोचो आप चलें देखें, यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक आपने सोचा होगा। ओके, देखो कभी भी जब हम लोग रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 यूज करेंगे तो वहाँ पे आपका जो ब्लॉक डायग्राम मॉडल होगा वो सिंप्लीफाई होगा, वो रिड्यूस होगा। ओके, तो रूल नंबर 1, 2 या 3 यूज यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे तो कोई ब्लॉक आपको कैस्केड में नहीं दिख रहा है, कोई पैरेलल पाथ बनते हुए नहीं दिख रहा है। देखो अगर ये टेकअप पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे ये टेकअप पॉइंट नहीं होता तो फिर ये 5 और ये 1 किस में आ जाता, पैरेलल में आ जाता, तो आप डायरेक्ट 1 + 5 कर लेते। लेकिन यहाँ बीच में ये टेकअप पॉइंट है, ये टेकअप पॉइंट इन दोनों को पैरेलल में नहीं आने देगा। अगर यहाँ पे ये टेकअप पॉइंट नहीं होता तो फिर ये लूप बन जाता, ये क्या बन जाता, लूप बन जाता। क्लियर, ये लूप बनते हुए दिख रहा है, लेकिन ये टेकअप पॉइंट इसको लूप नहीं बनने देगा। तो यहाँ पे ये टेकअप पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे ये टेकअप पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा हेल्पिंग रूल। मैंने बोला था कि रूल नंबर 1, 2, 3 बेसिक रूल होता है, और रूल नंबर 4 से लेके रूल नंबर 12 तक वो कौन सा रूल होता है, हेल्पिंग रूल होता है। तो जब तक आप हेल्पिंग रूल इसमें यूज नहीं करोगे ना तब तक आप बेसिक रूल यूज नहीं कर पाओगे। तो आप बताओ आपने क्या सोचा। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सर इस टेकअप पॉइंट को आफ्टर द समिंग पॉइंट शिफ्ट कर दें। अगर इस टेकअप पॉइंट को आफ्टर द समिंग पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, ये
पैरेलल में आ जाएगा और फिर लास्ट में लूप बन जाएगा। लेकिन मैंने बोला था कि ये क्या है, शिफ्टिंग अप टेक अप पॉइंट आफ्टर द समिंग पॉइंट, ओके, या बोल सकते हो शिफ्टिंग अप समिंग पॉइंट बिफोर द टेक अप पॉइंट। ये रूल नंबर 11 है। और मैंने बोला था कि रूल नंबर 11 या 12 तब यूज करेंगे जब 1 से लेकर 10 तक कोई रूल यूज ना हो। तो आप देख सकते हो कि क्योंकि रूल नंबर 11 एंड 12 ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के कॉम्प्लेक्सिटी को काफ़ी बढ़ा देता है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेकअप पॉइंट को समिंग पॉइंट के बाद शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास रूल नंबर 10 है जो हम यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस टेकअप पॉइंट को हम इस ब्लॉक गेन के बाद शिफ्ट कर दें। तो आपने रूल नंबर 10 देखा था, शिफ्टिंग अप टेकअप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक गेन, तो हमारा काम बन जाएगा। रूल नंबर 10 देखो, रूल नंबर 10 भी यूज हो रहा है और रूल नंबर 11 भी यूज हो रहा है। तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, रूल नंबर 10 को या रूल नंबर 11 को? तो आपका आंसर होना चाहिए रूल नंबर 10 को। लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आप चाहो तो इस टेकअप पॉइंट को इस ब्लॉक गेन के बाद शिफ्ट कर दो, या आप चाहो तो रूल नंबर 10 ना यूज करके रूल नंबर 9 भी यूज कर सकते हो। कैसे, इस टेकअप पॉइंट को अगर आप इस ब्लॉक गेन से पहले भी शिफ्ट कर दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो शिफ्टिंग अप टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक गेन, ये आपका होता था रूल नंबर 9, रूल नंबर 9। तो आप रूल नंबर 9 या रूल नंबर 10 में से कोई सा भी एक यूज कर लो। ओके, 9 या 10 में से कोई सा एक यूज कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो देखें, तो मैं चाहता हूँ इस टेकअप पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक गेन शिफ्ट करना, इस टेकअप पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक गेन शिफ्ट करना। तो फिगर कैसा बनेगा मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। आपको सेमेस्टर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको हर स्टेप पे आपको फिगर बनाना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक मॉडिफिकेशन एक फिगर, एक मॉडिफिकेशन एक फिगर। तो आप देखें ये 2 समिंग पॉइंट है, क्लियर। यहाँ पे मैंने इनपुट अप्लाई किया है, क्या आर एस इनपुट अप्लाई किया है, ये आपका प्लस है। अब देखें यहाँ पे यहाँ पे ये आपका आउटपुट है, आउटपुट विल बी नथिंग बट सी ऑफ एस। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक गेन है 5, ब्लॉक गेन क्या है 5 है, ठीक है 5। ओके, मैंने बोला कि आप इस टेकअप पॉइंट को शिफ्ट कर लो इधर, ठीक है। तो देखो एक बार फिगर कैसे बनेगा, एक टेकअप पॉइंट, इस टेकअप पॉइंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये एज इट इज आप बना लो, एज इट इज आपने बना लिया, ठीक है। लेकिन मैंने बोला इस टेकअप पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक गेन शिफ्ट करना है। तो अगर इस टेकअप पॉइंट को आप यहाँ शिफ्ट करते हो ना तो आपको एक एडिशनल ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा जिसका गेन कितना होगा, जिसका गेन कितना होगा। तो रूल नंबर 10 अगर आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में तो आप बता सकते हो कि इसका गेन कितना होगा। देखें, शिफ्टिंग अप टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक गेन, शिफ्टिंग अप टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक गेन। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, रूल नंबर 10 मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ रूल नंबर 10, देखो यहाँ शिफ्टिंग अप टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक गेन। अगर टेकअप पॉइंट को ब्लॉक गेन के बाद शिफ्ट करोगे तो आपका एक एडिशनल ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा जिसका गेन कितना होगा 1/g होगा। तो देखो इस टेकअप पॉइंट को आप g के बाद शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ 1/g आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप टेकअप पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो किस गेन के बाद, किस गेन के बाद 5 के बाद। तो वहाँ पे g था तो 1/g हुआ था, यहाँ 5 है तो ये 1/5 होगा, 1 क्या होगा 5 होगा, क्लियर 1/5 होगा। ओके, तो अब आपका काम बन गया। अब आप देख सकते हो ये किस में है, ये लूप बनते हुए दिख रहा है, और फिर ये 1 और ये 1/5 किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में एडिशन हो जाएगा, ये लूप बन रहा है तो रूल नंबर 3 यूज कर लोगे, और फिर ये और ये आपस में कैस्केड में है। तो कैस्केड में क्या हो जाता है साहब, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, कैस्केड में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो देखें ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन अब मैं लिख सकता हूँ, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे आप देखो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, देखें बिल्कुल सिंपल हो चुका है, CS/RS मैं लिख रहा हूँ। ये देखो ये लूप बन रहा है ना, लूप बन रहा है ना, कौन सा फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक है। तो देखें GS का वैल्यू है 5/1, निगेटिव फीडबैक है तो प्लस, GS का वैल्यू 5 है और HS का वैल्यू 1 है तो 5 × 1
5 ही होगा। क्लियर। तो ये ट्रांसफर फंक्शन किसका दिखा, ये ट्रांसफर फंक्शन आपको दिखा किसका, देखें ये ट्रांसफर फंक्शन इसका दिख गया, इसका दिख गया। ठीक है, आप चाहो तो एक और फिगर बना लेना, इसका ट्रांसफर फंक्शन दिखा देना और फिर इसका ट्रांसफर फंक्शन भी आप कैस्केड में दिखा देना। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, ये 1 और 1/5 किस में है, पैरेलल में है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1/5। तो एग्ज़ाम में आप एक और फिगर बना लेना, ये वाला और ये वाला आप किस में दिखा लेना, ये देखो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन ये, इसका ट्रांसफर फंक्शन ये दोनों आपस में किस में है, कैस्केड में। और इधर CS दिखा देना, इधर RS दिखा देना और फिर आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिख लेना। ये दोनों अब कैस्केड में आ गए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर। ओके, तो एग्ज़ाम में एक और फिगर आप ऐसे बना के तब आप डायरेक्ट ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखना। और कौन सा रूल आप यूज कर रहे हो ना, ये भी आपको सेंटेंस में लिखना होगा, तब फुल मार्क्स मिलेगा आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, अब देखें यहाँ देखें, तो आपने इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया है, ये मिला, और इसका ट्रांसफर फंक्शन आपने लिख लिया, ये मिला। ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में किस में है साहब, कैस्केड में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं आंसर क्या मिलेगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो देखो ये मिला आपको क्या, 5/6। ठीक है, इनटू ये क्या मिलेगा, LCM अगर 5 लोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा +1। ठीक है, ये मिला। LCM अगर 5 ले लिया तो यहाँ 5 + 1। ठीक है, ये मिला। अब देखो ये क्या दिख रहा है, 5 + 1 6 दिख रहा है, तो इसको एक और स्टेप कर लेते हैं, 5/6 इंटू 5 + 1 6/5। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आंसर विल बी 1। तो आपका आंसर क्या दिखा, 1। तो CS/RS विल बी 1। आपको CS/RS क्या दिखा, 1 दिखा। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, CS/RS इज नथिंग बट इक्वल टू 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। ओके, तो फाइनल आंसर को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपका आंसर आ रहा है 1। ठीक है, अगर आपका आंसर 1 आ रहा होगा तो आपने सही किया होगा, और आंसर 1 नहीं आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा। तो अगर मिस्टेक किया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके आप इस पूरे सॉल्यूशन को एक बार देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन छोटा है बट अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। और इसमें आपको ये समझ में आया कि हम लोग हेल्पिंग रूल क्यों यूज करते हैं। मैंने बोला था ना कि अगर टेकअप पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ जाए आफ्टर द ब्लॉक गेन, तो उस समय आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि आखिर शिफ्ट क्यों करना पड़ेगा, शिफ्ट करने का रिक्वायरमेंट क्यों होगा। तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं हेल्पिंग रूल। देखो हम लोग हेल्पिंग रूल इसलिए यूज करते हैं ताकि बेसिक रूल यूज हो जाए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जब तक टेकअप पॉइंट था, यहाँ पे जब तक टेकअप पॉइंट था तब तक हम बेसिक रूल यूज नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही इस टेकअप पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक गेन मैंने शिफ्ट किया तो आपने देखा ये लूप बन गया, रूल नंबर 3 बेसिक रूल यूज कर लिया, और फिर ये और ये पैरेलल में दिखा तो आपने फिर से पैरेलल वाला रूल नंबर 2 यूज कर लिया। तो जैसे ही टेकअप पॉइंट को आपने इधर शिफ्ट किया तो तुरंत आपको 2 बेसिक रूल यूज होते हुए दिख गया, यहाँ पे रूल नंबर 2 और यहाँ पे रूल नंबर 3, और ये दोनों कैस्केड में है तो फिर आपको रूल नंबर 1 भी यहाँ पे दिख गया। तो जैसे ही आप हेल्पिंग रूल यूज करोगे तो तुरंत बेसिक रूल यूज हो जाएगा, और बेसिक रूल यूज हो जाएगा तभी आपका ब्लॉक डायग्राम मॉडल सिंप्लीफाई हो पाएगा, तभी आपका ब्लॉक डायग्राम मॉडल सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो देखो ये ब्लॉक डायग्राम मॉडल को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब इसको हम चाहें तो एक ब्लॉक में, इसको हम चाहें तो एक ब्लॉक में क्या कर सकते हैं साहब, एक ब्लॉक में इसको हम चाहें तो एक ब्लॉक में डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। देखो इसको हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ये आपका आउटपुट CS है और ये आपका इनपुट क्या है, RS है, और इसका गेन कितना आया, 1। आंसर कितना आया, 1। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS/RS आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1। तो मतलब ये ब्लॉक डायग्राम मॉडल और ये वाला क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसी को तो बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। किसी भी ब्लॉक डायग्राम मॉडल को हम रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी ब्लॉक डायग्राम मॉडल को क्या कर रहे हैं हम,
रिड्यूस कर रहे हैं, किसी भी ब्लॉक डायग्राम मॉडल को हम रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। क्लियर? ओके, तो ये था आपका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का अगला क्वेश्चन। ठीक है, चले, तो अभी तक आपने कितना क्वेश्चन देख लिया है? 4 क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, ये लास्ट देखिए, ये था फर्स्ट क्वेश्चन, फिर आपने देखा सेकंड क्वेश्चन, फिर आपने देखा थर्ड क्वेश्चन, फिर आपने देखा फोर्थ क्वेश्चन। तो मैंने बोला था कि मैं पैरेलली जो भी कंसेप्ट पढ़ाता हूँ उसमें न्यूमेरिकल भी कराते चलता हूँ। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में कंसेप्ट भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो मेरा टारगेट होगा कि कंसेप्ट पढ़ाऊँ तो पैरेलली न्यूमेरिकल भी कराते चलूँ, ताकि ये कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाए। ठीक है ना? तो देखें, ये था अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.